हेलो बच्चों। तो देखो हम नए चैप्टर की बात करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। आपका जो फर्स्ट टॉपिक आता है मेनली वो आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है बच्चों कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। और चार्ज का जो सिंबल होता है वो कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। चार्ज की जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है कूलाम। इसको हम सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ये होती है बच्चों, और नेगेटिव की वैल्यू बिल्कुल सेम नेगेटिव साइन लगा देना। मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 10⁻27 किलोग्राम होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास अलग होता है बेटा 9.11 10⁻31 किलोग्राम। अब बात करते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ के अंदर बच्चों लाइक चार्ज तो रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब होता है कि किसी भी बॉडी पे जितना इनिशियल चार्ज होता है उतना फाइनल चार्ज होता है। कहने का मतलब टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। जो टोटल चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है। एक चार्ज को दूसरी बॉडी के अंदर अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, एक बॉडी से दूसरी बॉडी को चार्ज को अगर ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे मान लो आपका ये पॉजिटिव चार्ज, ये आपका नेगेटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज का मास तो डिक्रीज होगा और नेगेटिव चार्ज का मास इंक्रीज होगा। ये तब होता है जब किसी चार्ज को हम ट्रांसफ़र करते हैं। और चार्ज वेलोसिटी पे इंडिपेंडेंट करता है। जैसे मान लो ये आपका चार्ज है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा रहे हो आप, तो एक स्थान पे जितना चार्ज है और दूसरे स्थान पे भी ही कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब क्या है, चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, मतलब कांस्टेंट ही होता है। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है किसी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज फिक्स है। क्वांटाइजेशन का मतलब फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज। इसको निकालने का तरीका है क्यू इजक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ठीक है, क्यू का मतलब चार्ज क्वांटाइज्ड, पॉजिटिव का मतलब किसी बॉडी से रिलीज किया गया है, नेगेटिव का मतलब जिसने एब्जॉर्ब किया है, आर का मतलब रिलीज किया है, और एन का मतलब इंटीजर्स होता है, कोई भी फिक्स वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ETC। लेकिन बेटा एन की वैल्यू डेसिमल में नहीं हो सकती, जैसे 1.5 नहीं हो सकती। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है चार्ज इमिट रेडिएट। कहने का मतलब चार्ज रेडिएशन को इमिट करता है। फिर बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक सिंबल की। ये सिंबल वायर का होता है, ये जॉइंट वायर का, ये क्रॉसिंग वायर। ये ओपन की करंट फ्लो नहीं होता, ये क्लोज की करंट फ्लो होता है। ये ओपन सर्किट करंट फ्लो नहीं होता, ये क्लोज सर्किट करंट फ्लो होता है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है और ये पैरेलल लगता है और इसमें रेजिस्टेंस हाई होता है। और नेक्स्ट है 9th पॉइंट एमीटर। एमीटर करंट को मेजरमेंट करता है, लो रेजिस्टेंस होता है, सीरीज लगता है हमेशा। गैल्वोमीटर का मतलब करंट को डिटेक्ट करता है, ऐसा डिवाइस जो करंट को डिटेक्ट करे उसे गैल्वोमीटर कहते हैं। रेजिस्टेंस का काम होता है कि किसी वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो उसको अपोज करना, करंट को अपोज करना रेजिस्टेंस कहलाता है। एक होता है आपका रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है, एक कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंज टू पोटेंशियल डिफरेंस। कहने का मतलब सर्किट में करंट को इंक्रीज भी कर सकता है डिक्रीज भी, बट पोटेंशियल जो डिफरेंस हो आपने बैटरी लगाई है वो कांस्टेंट होगी, उसे हम रियोस्टेट कहते हैं। सेल जिसमें दो टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। बैटरी जिसमें एक एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव। कहने का मतलब जिसमें बहुत सारे टर्मिनल्स होते हैं प्लस माइनस, उसको बैटरी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की, कि सर इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। टाइम के अकॉर्डिंग चार्ज का मोशन में होना इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इसकी यूनिट एम्पियर, इसकी कूलाम और इसकी सेकंड। किसी कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे भी हम सेल लगा देते हैं तो और की क्लोज की होती है तो सर्किट में करंट फ्लो होता है। जो सर्किट में करंट फ्लो होता है वो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर, जिसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। और कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हमेशा मूव करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स करंट कहते हैं। एक मिली एम्पियर में 10⁻³ मिली, एक माइक्रो एमीटर में 10⁻⁶ एम्पियर होता है बेटा।
और डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, जिसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स करंट का मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव। और करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। बिकॉज रीज़न क्या है इसका? क्योंकि ये एडिशन स्केलर रूल को ओबे करता है। अगर एग्ज़ाम के अंदर आपका आ जाए कि इसके करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है, तो ये मत लिख के आना आप कि ये एक इसका मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती, तो ये गलत रीज़न है। इसका मेन रीज़न ये आता है कि आपके पास मान लो एक सिंपल वायर है, इस ठीक है, ये इसमें करंट कोई भी फ्लो कर दो आप, दो डायरेक्शन में बटेगा करंट I1 और I2, तो टोटल कैसे आएगा I1 प्लस I2। तो ये एडिशन स्केलर रूल को ओबे कर रहा है। कहने का मतलब जो जो ये टोटल है इन दोनों किस्म के इक्वल आएगा, इसको बोलते हैं एडिशन स्केलर रूल। और बड़ी हायर क्लास के अंदर करंट स्केलर रूल नहीं है, वो टेंसर क्वांटिटी होती है। और इसकी करंट की ये ट्रिक है 5, ये ट्रिक बनी है। वन जैसे करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई का फॉर्मूला होता है क्या अपॉन में टी, तो 1/टाइम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। अगर चार्ज और फ्रीक्वेंसी दे दे तो ये लगाना है। यहाँ पे चार्ज की जगह पे मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ रख दिया। ये बेटा सर्कल के अंदर, जैसे मान लो ये टाइम का फॉर्मूला ये है, सर्कल में वेलोसिटी क्या होती है? 2πr अपॉन में टी, तो टी की वैल्यू पुट कर दी 2πr और वी ऊपर चला गया, ठीक है। क्या वी क्या नहीं दे तो वो लेना है आपको 1.6 × 10⁻⁹ वेलोसिटी 2πr। और ये ओम्स लॉ रख दिया बेटा, वैसे आया तो नहीं है लेकिन हम अप्लाई कर लेते हैं। I = V/R, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये टाइम। अगर टाइम करंट दे दे इस तरफ, टाइम देते, चार्ज पूछे और ग्राफ के हिसाब से, तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा बेटा। इसको बोलते हैं एरिया अंडर कर्व, किसका? IT का। अगर जिस शेप का एरिया है वही, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर, रेक्टेंगुलर तो रेक्टेंगुलर, और ट्रायंगल है तो ट्रायंगल। फिर बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि दो सिरे में कितना पोटेंशियल का गैप है। जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का वो होता है V = एक्सटर्नल वर्क अपॉन में चार्ज, मूड चार्ज। कहने का मतलब एक्सटर्नल वर्क क्यों आया? जैसे मान लो बच्चों आपके पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, हमने चार्ज यहाँ पे रख दिया बेटा ये, तो ये चार्ज इस तरफ बहुत स्लोली स्लोली मूव करता है ताकि इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। तो आपको पता है ये वाला जो चार्ज है वो इस तरफ मूव कर रहा है, तो जो ये वर्क किया है वो वर्क तो किया है बी से ए, मतलब बी से ए, और पोटेंशियल इसके अगेंस्ट होता है, तो पोटेंशियल A-B। कहने का मतलब एक्सटर्नल वर्क का मतलब अगर पोटेंशियल ए से बी है तो जो आपका वर्क होगा वो इससे अपोजिट होगा। और ये चार्ज हमेशा मूव करता है वेरी वेरी स्लोली, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है 1 वोल्ट। इसकी 1 वोल्ट, इसकी जूल, और चार्ज की कूलम। और पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टमीटर मापता है, और वोल्टमीटर के अंदर हाई रेजिस्टेंस होता है, और वोल्टमीटर हमेशा ही पैरेलल लगता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स का नियम ये बताता है जितना आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हो उतना करंट भी बढ़ रहा है, बट उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। ओम्स लॉ की जो स्टेटमेंट होगी उसको कह सकते हैं हम, अकॉर्डिंग्स टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड रेजिस्टेंस टेम्परेचर कांस्टेंट। कहने का मतलब जितना पोटेंशियल बढ़ेगा उतना करंट भी बढ़ेगा, पर रेजिस्टेंस हर एक पॉइंट का कांस्टेंट होगा। अगर ग्राफ प्लॉट करना है आपको वी का और आई का, तो रेजिस्टेंस बीच में कांस्टेंट रहेगा। तो स्लोप निकालते हैं तो tan = परपेंडिकुलर बटे बेस, ये तो v हो गया, ये अपॉन आई, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका स्लोप भी क्या होगा? ज़्यादा। अगर ग्राफ है आई से v का तो tan लगाएंगे, I/V = 1/R। रेजिस्टेंस उसका मैक्सिमम होगा जिसका एंगल कम है। ये ओम्स लॉ की लिमिटेशंस है। ओम्स लॉ सेमीकंडक्टर पे नहीं लगता, ना सुपर कंडक्टर पे। सुपर कंडक्टर का मतलब जिसमें रेजिस्टेंस 0, बट हमें तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट चाहिए। ओम्स लॉ सभी मेटल पे वैलिड नहीं है बेटा। ओम्स लॉ ना तो हाई टेम्परेचर पे लगता है ना लो टेम्परेचर पे, और ओम्स लॉ ओनली स्ट्रेट लाइन पे लगता है, ठीक है, ओनली स्ट्रेट लाइन पे लगता है, ये भी इसकी लिमिटेशंस है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बेटा रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस किसी वायर के अंदर रेजिस्टेंस करंट को जो अपोज करता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। जो फॉर्मूला होता है R = V/I। आर को इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसकी यूनिट होती है ओम्स, इसकी वोल्ट, इसकी एम्पियर, ये इसका सिंबल होता है। रेजिस्टेंस किन बात पे डिपेंड करता है? 4 बात पे डिपेंड करता है। अगर आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हो तो लेंथ भी इंक्रीज होगी। अगर आप रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर कोई वायर आपके पास थिक है मतलब मोटी है तो उसका एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा। कहने का मतलब थिक मोटी वायर के अंदर करंट ज़्यादा फ्लो होता है देन किससे? थिन वायर से।
और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर पे। रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज कर रहे हो तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ मटेरियल। अगर आप किसी वायर का नेचर ऑफ मटेरियल बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस कम होगा तो, और करंट इसमें ज़्यादा होगा। करंट इसमें कम होगा, करंट इसमें ज़्यादा होगा, करंट इसमें कम होगा, करंट इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। इसका ड्राइव कैसे है? रेजिस्टेंस डायरेक्टली टू लेंथ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड को हमने कंबाइन कर लिया तो आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। प्रोपोर्शनल खोलने पर कांस्टेंट आएगा ये रो, इसको ग्रीक वर्ड में रो बोलते हैं। ये रो कांस्टेंट ही रेजिस्टिविटी कहलाता है। रेजिस्टिविटी का मतलब द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एरिया पॉइंट लेंथ नोन एज रेजिस्टिविटी। इसकी जो यूनिट होती है बेटा वो ओम्स मीटर होती है। और जो रेजिस्टिविटी होती है बेटा वो दो बात पे डिपेंड करती है। एक तो टेम्परेचर, जितना आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो उतना रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, और जितना नेचर ऑफ मटेरियल बढ़ रहा है उतनी रेजिस्टिविटी कम। हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी वो अच्छा कंडक्टर होगा। जैसे सिल्वर को हम बोलते हैं चांदी। चांदी सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो सबसे कम होती है, वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁸ ओम्स मीटर। अब बात करते हैं कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की, कि रेजिस्टेंस को सीरीज पैरेलल में कैसे एडअप करते हैं हम। ये रेजिस्टेंस R1, ये R2, ये इसका वोल्टमीटर V1, ये V2, ये नेट वोल्टेज, इसमें करंट फ्लो करा दिया सेम। तो जो नेट वोल्टेज है वो V1 और V2 के बराबर आएगी, ठीक है। तो ये नेट है V1 प्लस V2। ये ओम्स लॉ लगा दिया, I R इक्वलेंट मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना रेजिस्टेंस है, और ये वोल्टेज आएगा बेटा करंट मल्टीप्लाई में रेजिस्टेंस, और ये वाला वोल्टेज आएगा करंट मल्टीप्लाई में रेजिस्टेंस। आई से आई कट गया। रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है, बिकॉज रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है। जितनी लेंथ ज़्यादा रेजिस्टेंस भी ज़्यादा, तो करंट इस कंडीशन में कम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल में। दो रेजिस्टेंस पैरेलल ले लिया, यहाँ पे सेल लगा दिया आपने, ये करंट फ्लो हो गया आई, ये I1, ये I2। तो टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2, क्योंकि करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एडिशन स्केलर रूल को ओबे करती है। तो I इज इक्वल टू ओम्स लॉ अप्लाई करो, V अपॉन में R इक्वलेंट, R मतलब टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का। और ये करंट कैसे आता है? नेट वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, और ये करंट आता है नेट वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, मतलब वोल्टेज सेम होती है। वोल्टेज से वोल्टेज काट दिया तो 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू 1/R इक्वलेंट। रेजिस्टेंस इक्वलेंट के अंदर जो आपका पैरेलल के अंदर एरिया ज़्यादा हो जाता है, रेजिस्टेंस इसलिए कम होगा, ये इसका कारण है। नेक्स्ट बात करते हैं पावर की। पावर का मतलब होता है कि कितने समय में कितना कार्य किया गया है, उससे बोलते हैं बेटा पावर। पावर का मतलब शक्ति होता है हिंदी में। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर, और इसकी यूनिट वाट होती है। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। 1 किलो में 10⁻3, मेगा में 10⁻6, गीगा में 10⁻9, और 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। पावर के बेटा 3 फॉर्मूले होते हैं, VI I²R और इज इक्वल टू V²/R। ये तीनों ड्राइव कैसे हुआ? देखो हम बता रहे हैं, पावर का फॉर्मूला होता है बेटा वर्क बटे टाइम, और वर्क का होता है पोटेंशियल मल्टीप्लाई में चार्ज अपॉन में टाइम, और चार्ज अपॉन में टाइम क्या हुआ आपका? करंट। तो पहला फॉर्मूला ये बन गया, यहाँ पे ओम्स लॉ पुट कर दिया हमने, I इज इक्वल टू V अपॉन में R, तो V²/R हो गया। अब V की वैल्यू पुट कर दो, V इज इक्वल टू IR। तो ये तीनों फॉर्मूले ऐसे ड्राइव हुए हैं, और ये पावर स्केलर क्वांटिटी होती है। अब बात करते हैं हम जूल्स लॉ की। जूल्स लॉ का मतलब क्या होता है? किसी कंडक्टर के अंदर जो हीट फ्लो होती है और उसके कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसको जूल्स लॉ कहते हैं। व्हेन ए कंडक्टर इजीली टू हीट एंड प्रोड्यूस सम एनर्जी नोन एज जूल्स लॉ। जूल्स लॉ को H से B या E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जूल्स लॉ अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, हीट डायरेक्टली टू रेजिस्टेंस, और हीट डायरेक्टली टू टाइम। या हम ये कह सकते हो जूल्स लॉ इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई टाइम होता है। तीनों पावर लगेगी, VI I²R और V² अपॉन में R। इसकी एप्लीकेशन है 3, एक बल्ब, एक टोस्टर, एक इलेक्ट्रिक आयरन। एक देखो जो सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि जो बोर्ड के अंदर ये पूछता है कि जो मोस्टली जो आपके ये होते हैं इलेक्ट्रिकल एप्लियंस, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन होगा, तो उसके लिए आप अलॉय का यूज़ करते हैं। हम पता है सबको, जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है वो अलॉय की बनती है, मिश्र धातु की, और मेटल की नहीं बनती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है रेजिस्टिविटी अलॉय की ज़्यादा होती है देन किससे? मेटल। और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? रेजिस्टेंस के। जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा। कहने का मतलब रेजिस्टिविटी अलॉय की ज़्यादा है तो जल्दी गर्म होता है, इसलिए मेटल नहीं लगाते, अलॉय का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं बिल प्रॉब्लम की। बिल प्रॉब्लम क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं? तो सबसे पहले बेटा आप पावर निकालना। पावर के 3 फॉर्मूले हैं, VI I²R इज इक्वल टू V² अपॉन R।
और पावर को किलोवाट में लेना है। इनमें से तीनों में से कोई सी भी वैल्यू जो मिलते हैं वो आप इस पर अप्लाई कर देना। और जो ये पावर आएगी बेटा वो किलोवाट में लेनी है। अगर सिंपल वाट में है, किलो में करनी है तो 1000 से डिवाइड कर देना, तो पावर किस में आ जाएगी, किलो में। फिर एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है, पावर मल्टीप्लाई टाइम। और जो टाइम किस में लेना आपको, आवर्स में, ठीक है, आवर्स। अगर ये सेकंड है तो आवर्स में कन्वर्ट कर लेना। तो आपकी जो यूनिट आएगी, इसकी तो आई किलोवाट, इसकी आई आवर, तो क्या बन गया आपका, किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर में 1.6 10 की पावर, सॉरी 3.6 10 की पावर प्लस का 6 जूल होता है। आया कैसे, 1 किलोवाट में कितना होता है, 1000, और 1 घंटे में कितने सेकंड होती है, 3600। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 3.6 10 की पावर 6 जूल होता है। और 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट भी कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब 1 यूनिट बराबर इसका होता है। हमें पता है 1 यूनिट बराबर इसका होता है। जैसे आपका न्यूमेरिकल्स के अंदर ऐसे आ गया आपका, जैसे मान लो आपकी पावर आ गई 2 किलोवाट आवर, ठीक है। और ये कह रहा है आपके पास 1 यूनिट का खर्चा, मान लो आपके पास भाई 2 रुपये है, ठीक है, कितना है, 2 रुपये। तो बताओ 2 किलोवाट की कितना हुआ। हमें पता है 2 किलोवाट का मतलब क्या हुआ, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का खर्चा कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 4 रुपीज़ इसका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब जो आपकी यूनिट दे रखी है ना, उसको रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देना, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।